प्रीवियस लेक्चर में अपन ने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था और न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में अपन पर्टिकुलरली न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड अपन पढ़ेंगे और ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड अपन पढ़ने वाले हैं इसका नाम है डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड जिसे अपन डीएनए बोलते हैं और इसे अपन लिख सकते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो अगर मैं बात करूं डीएनए की जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है तो ये मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में अपन बात करें तो मैं फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकता हूं कि डीएनए जो होता है ये बना होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से। सबसे पहला पॉइंट अपना क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इट इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब बात आती है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अपन ने तो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था, तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड तो होगा बट ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें जो शुगर प्रेजेंट रहेगा ये कैसा शुगर प्रेजेंट रहेगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट रहेगा। तो अब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले होगा यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर। और डीऑक्सीराइबोज शुगर कैसा बनेगा, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ कार्बन। तो यहाँ पे अपने को पता है कि अगर ये जो पेंटोज शुगर है, अगर मैं बोलता हूं कि पेंटोज शुगर कैसा है, ये एक डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर है, तो यहाँ पे मेरे को सेकंड पोजीशन पे सिर्फ हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे O प्रेजेंट नहीं रहता है, OH प्रेजेंट नहीं रहता है, सिर्फ H प्रेजेंट रहता है। और बाकी की चीज तो मेरे को पता है कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे एक पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ेगा फर्स्ट कार्बन पे, और फिफ्थ कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा। नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे जुड़ेगा एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के हेल्प से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के हेल्प से। और ये जो पर्टिकुलरली फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ रहा है ये जुड़ेगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के हेल्प से, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के हेल्प से। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को अपन बोल सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ये एक है, इसी तरीके से बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होंगे। और वो आपस में कैसे जुड़े होंगे, तो वो आपस में जुड़े होंगे एक बॉन्ड बना के जिसे अपन बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे अपन ने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया, क्या देखा है कि डीएनए जो होता है ये बना होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के हेल्प से। अब अगर मैं इसके आगे के पॉइंट या अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब बात आती है बताया किसने कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था और वो जो दो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वाटसन और क्रिक। चलो तो अब अपन सेकंड पॉइंट इसमें ऐड करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है अपना, तो अपन इसमें सेकंड पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन, क्या है सेकंड पॉइंट कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए was given by Watson and Crick। डीएनए का जो स्ट्रक्चर था ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था और इन दोनों साइंटिस्ट का नाम था वाटसन एंड क्रिक। इन लोगों ने बताया था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब क्या, अब देखते हैं, या फिर हेलिक्स बोल सकते हैं या फिर अपन इसे लिख सकते हैं कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब हेलिकल मतलब क्या, तो होता क्या है, जनरली डीएनए जो होता है ये दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको डबल स्ट्रैंडेड भी बोलते हैं। अपन इसके सारे पॉइंट्स देखेंगे। बट इनिशियली हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या, तो यहाँ पे वो जो दो स्ट्रैंड डीएनए के रहेंगे वो आपस में कॉइल्ड रहेंगे, मतलब जो अपने घर में स्टेयरकेस होता है सेम उसी की तरह, इसीलिए इसको बोला जाता है हेलिकल स्ट्रक्चर। अब अगर अपन इनने जो स्ट्रक्चर बताया डीएनए का उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर अपन डीएनए के कुछ पॉइंट्स देखें तो सबसे पहला पॉइंट अपन देखेंगे कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इसे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्यों डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्योंकि ये दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। तो अपन फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि डीएनए इज मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड्स। डीएनए जो होता है किससे बना होता है, दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर
ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। अगला पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं कि डीएनए की जो एक स्ट्रैंड होता है, वो जो स्ट्रैंड है उसका, वो जो स्ट्रैंड होता है, चेन होती है, वो स्ट्रैंड जो होता है वो बना होता है एक लंबी चेन से, और वो जो चेन होती है वो किसकी चेन होती है, वो चेन होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की। तो अपन लिख सकते हैं कि ईच स्ट्रैंड contains a chain of deoxyribonucleotide। तो वो जो चेन है, जैसे मैंने एक स्ट्रैंड बोला कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है जो स्टार्ट हुआ है 3' से और खत्म हुआ है 5' पे, और ये दूसरा स्ट्रैंड है जो स्टार्ट हुआ है 5' पे, 5' से स्टार्ट हुआ है और खत्म हुआ है 3' पे। तो इसका जो एक स्ट्रैंड है 3 to 5 अगर लेता हूं मैं, तो ये स्ट्रैंड किससे बनाऊंगा, ये एक लंबी चेन से बनाऊंगा, और वो चेन किसकी होंगी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की। अगला पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं कि मैंने ये बताया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, और पर्टिकुलरली जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये राइट हैंडेड फैशन में होता है। राइट हैंडेड मतलब ये राइट हैंडेड फैशन में हेलिकल होता है। तो अपन लिख सकते हैं इट हैज राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है राइट हैंडेड होता है, मतलब राइट हैंड साइड से कॉइलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होंगी। अगला पॉइंट अपन इसमें ऐड कर सकते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं इनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। अब ये एंटी पैरेलल मतलब क्या, तो मान लो मैंने ये दो लाइन लिखी है, एक लाइन लिखा है, ये मान लो डीएनए का एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। अगर एक स्ट्रैंड है 5' to 3' और अगला स्ट्रैंड है 3' to 5', तब इस कंडीशन को बोला जाएगा कि ये कैसी पोलैरिटी हो गई, एंटी पोलैरिटी। इसका मतलब क्या कि एक स्ट्रैंड है 5' to 3' और अगला स्ट्रैंड है 5' to 3'। अगर सिंपल पैरेलल होती तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे लिख देता एक स्ट्रैंड होता 5' to 3' और अगला भी लिख देता 5' to 3'। तब इस कंडीशन को बोलते हैं कि यहाँ पे कैसी पोलैरिटी है, पैरेलल पोलैरिटी है। बट डीएनए में कैसी पोलैरिटी देखी जाती है, डीएनए में देखी जाती है एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अपन देखेंगे किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है और फिर अपन बताएंगे कि हाँ इसमें एंटी पैरेलल पोलैरिटी होता है। तो अगला पॉइंट इसमें क्या है, इसमें अपन लिख सकते हैं कि इट हैज एंटी पैरेलल पोलैरिटी ऑफ इट्स स्ट्रैंड। तो इनके जो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उनकी पोलैरिटी कैसी होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। और एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अब अपने को पता है कि डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और ऐसे बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होंगे। तो होता क्या है, इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में जो प्यूरिन्स होते हैं, ये प्यूरिन्स हमेशा पेयरिंग करते हैं पिरिमिडीन्स के साथ। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कि प्यूरिन्स always pairs, purine always pairs with pyrimidines। और कौन किसके साथ पेयरिंग करता है, तो देखते हैं अपन। प्यूरिन की बात करें तो एडिनाइन एक प्यूरिन है और गुएनाइन एक प्यूरिन है। तो ए जो होता है ये हमेशा पेयरिंग करता है टी के साथ, और जी जो होता है ये हमेशा पेयरिंग करता है सी के साथ। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ए जब टी के साथ पेयरिंग करता है तो ये यहाँ पे फॉर्म करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अपन लिख देंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये पॉइंट क्या था कि प्यूरिन्स हमेशा किसके साथ पेयरिंग करेंगे, पिरिमिडीन्स के साथ पेयरिंग करेंगे। तो देखो ए एक प्यूरिन है और टी एक पिरिमिडिन है, तो ए और टी के बीच में पेयरिंग हुई है, और कैसी पेयरिंग हुई है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो ये लिख दिया मैंने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक टी के साथ पेयरिंग करेगा। उसी तरीके से जी सी के साथ पेयरिंग करता है। जी एक प्यूरिन है, सी एक पिरिमिडिन है, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते। तो अपन यहाँ लिख देंगे G pair with C with the help of 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो गुएनाइन जो है ये साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा, बट कैसे पेयरिंग करेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो वॉटसन और क्रिक ने अपने स्ट्रक्चर में, या फिर अपन उन्होंने जो मॉडल दिया था डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर वाला जो मॉडल दिया था, ये पॉइंट समझाया था। क्या क्या थे ये पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इसलिए इसको डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बोला जाता है। अगला पॉइंट कि इसकी जो चेन होती है, जो 2 स्ट्रैंड है वो दोनों स्ट्रैंड चेन से बनी होती है। कौन सी चेन से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बनी होती है। अगला पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब ये कॉइल स्ट्रक्चर, इसके दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉइल रहते हैं। और ये जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है ये राइट हैंडेड फैशन में होता है। राइट हैंडेड फैशन का मतलब है कि राइट हैंडेड वे में ये कॉइल रहेगा।
अब अगला पॉइंट इसमें ये लिखा है इट हैज एंटी पैरेलल पोलैरिटी ऑफ इट्स स्ट्रैंड, मतलब इसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनकी पोलैरिटी कैसी है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड है जो 5' से स्टार्ट हुआ तो ये खत्म होगा 3' एंड पे, और दूसरा स्ट्रैंड है जो 3' से स्टार्ट हुआ है तो ये खत्म होगा 5' वाले एंड पे। समझेंगे अपन ये वाला पॉइंट, एंटी पैरेलल वाला पॉइंट जो है अपन इसको समझेंगे जब अपन इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा कि जो प्यूरिन्स होते हैं डीएनए में ये हमेशा किसके साथ पेयरिंग करते हैं, पिरिमिडीन्स के साथ पेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि एडेनाइन एक प्यूरिन है और एडेनाइन हमेशा किसके साथ पेयरिंग करेगा, तो वो पेयरिंग करेगा थायमिन के साथ। और कैसे पेयरिंग करेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि गुआनाइन जो एक प्यूरिन है वो किसके साथ पेयरिंग करेगा, साइटोसिन के साथ जो एक पिरिमिडिन है, और ये पेयरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अभी अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था जो था कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। तो चलो अपन उस पॉइंट को समझते हैं, देखते हैं कैसे उनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। तो ये पॉइंट को समझने के लिए अपने को डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो अब अपन बनाएंगे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये है यहाँ पे मान लो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। क्योंकि ये एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है तो सेकंड कार्बन पे अपन H लिखेंगे, और इस फर्स्ट कार्बन पे जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एडेनाइन प्रेजेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ कार्बन होगा और फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। फिर होता क्या है, थर्ड कार्बन पे OH प्रेजेंट रहता है। फिर यहाँ पे एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है, ये हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे रहेगा H और इस जगह पे रहेगा OH, और ये यहाँ पे रहेगा फिफ्थ कार्बन। अब और इस फिफ्थ कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसको थोड़ा सा अपन नीचे बना लेते क्योंकि अपने को बॉन्ड दिखाना है, तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नीचे बना लेंगे अपन। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट जुड़ा है फिफ्थ कार्बन से, और ये फिफ्थ कार्बन कुछ इस तरीके का है। चलो तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे H है, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे OH ग्रुप है। अब सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड एक स्टैंड पे लेते हैं और दूसरे स्टैंड पे 2 न्यूक्लियोटाइड लेते हैं। तो होता क्या है इनिशियली, तो यहाँ पे ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है ये दूसरे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से ये बॉन्ड से जुड़ा होता है जिसको बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो तो होता क्या है, तो ये जो OH है, ये वाला OH यहाँ पे एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है, और ये वाला P जो है ये फिफ्थ कार्बन से कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा हुआ है, फॉस्फोडाइस्टर से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, इसमें एडेनाइन प्रेजेंट है, और मैंने मान लो इसमें लिख दिया गुआनाइन। तो ये दोनों ऐसे न्यूक्लियोटाइड है जिसमें प्यूरिन्स प्रेजेंट है, और ये 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हुए, तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे आया, तो ये फॉस्फेट ग्रुप इस OH के साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, और ये फॉस्फेट ग्रुप इस फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है। क्योंकि वहां पे 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है इसलिए इसको बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब अगर मैं बात करूं कि डीएनए का स्ट्रैंड स्टार्ट हुआ यहां से और डीएनए का स्ट्रैंड खत्म हुआ यहां पे, तो अगर अपन देखें तो डीएनए अगर मान लो इस न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट हुआ है तो क्या मैं कहूंगा कि इस न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन फ्री है और इसके आगे कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए ये वाली पोलैरिटी यहाँ पे जो मिल जाएगी 5'। और अगर मैं बात करूं इस एंड की, तो इस एंड पे थर्ड कार्बन जो है, ये थर्ड कार्बन क्या है, फ्री है, और इसके आगे कोई भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो पोलैरिटी बन जाएंगी कैसी बन जाएंगी, 3'। तो ये वाले स्टैंड की जो अपन ने जो स्टैंड बनाया इस स्टैंड की पोलैरिटी बन गई 5' to 3'। 5' to 3'। अब अपन क्या करेंगे, अगले स्टैंड की पोलैरिटी देखेंगे। तो अब अपन बनाएंगे नेक्स्ट स्टैंड। तो यहाँ पे G के साथ पेयरिंग करता है C, तो C यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन के साथ है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, और फिफ्थ के साथ जुड़ा रहता है फॉस्फेट ग्रुप। फिर उसी तरीके से थर्ड के साथ रहेगा OH, OH के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक फिफ्थ कार्बन, और फिफ्थ कार्बन जो रहेगा ये ऐसा रहेगा, A के साथ जुड़ा रहेगा T, और फिर ये T जो रहेगा ये फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है, फिर ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ये O और ये, तो ये फॉस्फेट जो है ये फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो OH यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा फॉस्फेट, और यहाँ जोड़ दूंगा फिफ्थ कार्बन, और फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ पे H लिख देंगे अपन, थर्ड,
थर्ड पे अपन लिख देंगे OH, और ये फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी लिख देंगे अपन H। और मेरे को मालूम है कि A और T के बीच में क्या होता है कि A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएंगे। और C और G के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, तो ये मैंने दिखाया है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्योंकि हमेशा क्या होता है, प्यूरिन्स जो होता है, देखो A और G क्या है, ये है प्यूरिन्स, ये जो है ये क्या है, प्यूरिन्स है। तो प्यूरिन्स हमेशा किसके साथ पेयरिंग करेंगे, अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था कि प्यूरिन्स हमेशा पेयरिंग करेंगे पिरिमिडीन्स के साथ, तो ये पेयरिंग किए इन लोगों ने पिरिमिडीन्स के साथ, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसमें से A और T 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और G और C 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को अपन ध्यान दें तो यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, और दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे जुड़े हैं, फॉस्फोडाइस्टर से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करूं तो ये बन जाएगा वो स्ट्रैंड, ठीक है। अब अगर इस स्ट्रैंड की बात करूं मैं, तो इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी, यहाँ पे क्योंकि थर्ड कार्बन फ्री है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 और यहाँ पे क्योंकि फिफ्थ कार्बन फ्री है, इसके आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 तो अब मेरे पास दोनों स्ट्रैंड बन चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि पोलैरिटी क्या है, तो एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 to 3 और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 to 5 और इसी से पता चलता है कि डीएनए जो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक हेलिक्स हो गया, एक दूसरा हेलिक्स हो गया, इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक स्ट्रैंड होगा 5 to 3 डायरेक्शन में और अगला स्ट्रैंड होगा 3 to 5 डायरेक्शन में, और इसी को बोला जाता है कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं इनकी कैसी पोलैरिटी है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, जो कि अपन स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। तो अब अगर अपन डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो अब अपन इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट करेंगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में अपन समझेंगे उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो अगर बात करूं तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ये हो गया एक स्ट्रैंड, ये हो गया एक स्ट्रैंड। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा दूसरा स्ट्रैंड, तो ये है दूसरा स्ट्रैंड, तो ये है डीएनए के 2 स्ट्रैंड। अगर एक स्ट्रैंड स्टार्ट हुआ है 3 से तो ये खत्म होगा 5 पे, और अगर दूसरा स्ट्रैंड स्टार्ट हुआ है 5 पे तो ये खत्म होगा 3 एंड पे। तो चलो ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं और ये हेलिकल वे में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर अपन यहाँ पे एक इमेजिनरी, ये जो स्ट्रक्चर है इसके बीच में अगर अपन एक इमेजिनरी एक्सिस अगर अपन अज्यूम करें तो इस इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन कि ये इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू अगर अपन फाइंड करें ये 2 स्ट्रैंड्स के बीच में डायमीटर कितना है, तो ये 2 स्ट्रैंड्स के बीच में जो डायमीटर आता है ये आता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो अपन लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट कि 2 स्ट्रैंड्स के बीच में जो डायमीटर होता है, 2 स्ट्रैंड्स के बीच का जो डायमीटर है ये कितना है, ये है 20 एंगस्ट्रॉम। फिर इसके बाद अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक टर्न की, एक टर्न पता है किसे बोला जाता है, तो देखो ये अगर मैं बात करूं ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 को मिला के अपन कितना बोलेंगे, 180 प्लस 180 ये हो जाएगा अपने लिए 360 डिग्री। इस 360 डिग्री को बोला जाता है 1 टर्न। मतलब ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा 360 डिग्री, और ये जो 360 डिग्री होगा इसी को बोला जाएगा 1 टर्न। तो अगर मैं बात करूं 1 टर्न, एक टर्न की बात करूं तो एक टर्न मतलब होता है 360 डिग्री, और ये होता है टोटल 34 एंगस्ट्रॉम का। ये जो कैलकुलेट करके जो निकाला गया है वैल्यू ये है 34 एंगस्ट्रॉम। फिर अपन इसके बाद बात करें कि एक टर्न में टोटल कितने बेस पेयर है, मतलब टोटल 360 डिग्री में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो अपन लिख सकते हैं कि एक टर्न में ऐसा देखा गया है कि एक टर्न में 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। तो अपन लिख देंगे 1 टर्न, तो इसमें लिख देंगे 10 बेस पेयर्स। तो एक टन में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। अगला पॉइंट कि जो 2 बेस पेयर है, जैसे मान लो कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, इसका ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, तो ये जो 2 बेस पेयर है इन 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर का डिस्टेंस कितना है। तो अपन यहां पे लिख देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive बेस पेयर्स। तो ये जो डिस्टेंस आता है ये आता है 3.4 एंगस्ट्रॉम।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो अपने को याद रखना पड़ेगा डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि अगर अपन एक इमेजिनरी एक्सिस कंसिडर करते हैं तो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के बीच का जो डायमीटर होगा ये होगा 20 एंगस्ट्रॉम। फिर इसका एक टर्न मतलब क्या, इसका एक टर्न मतलब होता है 360 डिग्री। जैसे मान लो वो जो अपनी स्टेयरकेस है वो हेलिकल वाली स्टेयरकेस है घर पे, तो मैं अगर इस सीढ़ी पे खड़ा हूं तो जस्ट इस सीढ़ी के ऊपर जो सबसे एकदम इसके ऊपर जो सीढ़ी आएगी उसको अपन बोलेंगे 360 डिग्री, मतलब 180 प्लस 180, तो ये हो गया 180 और ये हो गया 180, तो 180 प्लस 180 अगर अपन करें तो ये हो जाएगा टोटल 360 डिग्री। और 360 डिग्री अगर अपन एक टर्न के अगर अपन बात करें तो इसको कैलकुलेट करके फाइंड करके दिया है और ये है 34 एंगस्ट्रॉम। फिर इसके बाद कि एक टर्न में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है, तो एक टर्न में टोटल 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। दो बेस पेयर्स के बीच का कितना डिस्टेंस है, मतलब दो आजू बाजू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस देखा गया है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो अब डीएनए से रिलेटेड अपन कुछ रूल्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अपने को यहाँ पे टोटल दो रूल्स पढ़ना है, एक है बेस पेयर रूल और एक है चार ग्राफ रूल। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल जो है ये एक नॉर्मल रूल है, इसको अपन इजीली समझ सकते हैं। बेस पेयर रूल, ये जो बेस पेयर रूल है इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो इसमें पर्टिकुलरली ये बताया है कि प्यूरिन्स जो होंगे वो हमेशा किसके साथ पेयरिंग करेंगे, पिरिमिडीन्स के साथ पेयरिंग करेंगे। ये तो अपन ने एक पॉइंट भी पढ़ा था किसमें, वो जो वाटसन और क्रेग ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल हेलिकल मॉडल का जो स्ट्रक्चर दिया था उसके बारे में अपन ने एक पॉइंट भी पढ़ा था। तो क्या है बेस पेयर रूल, हमेशा बेस पेयर रूल ये है कि क्या है, अपन लिख सकते हैं प्यूरिन्स ऑलवेज पेयर्स विथ पिरिमिडीन्स, विथ पिरिमिडीन्स। इसका मतलब क्या, ए हमेशा टी के साथ पेयरिंग करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, और सी जो है ये हमेशा जी के साथ पेयरिंग करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। यहाँ पे टी और सी जो है ये पिरिमिडीन्स है, ए और जी जो है ये प्यूरिन्स है। तो ये सबसे पहला रूल जिसे अपन बोलते हैं बेस पेयर रूल। इसका मतलब क्या है कि हमेशा प्यूरिन पिरिमिडीन्स के साथ पेयरिंग करेगा। सेकेंड रूल जो अपने को पढ़ना है, इस रूल का नाम है चार ग्राफ्स रूल। तो अब अपन सेकेंड रूल पढ़ेंगे, इसे बोला जाता है चार ग्राफ्स रूल। क्या है अब चार ग्राफ रूल, तो इसको अपन समझते हैं। चार ग्राफ रूल के अकॉर्डिंग जो एडेनाइन और थाइमिन और साइटोसिन और गुएनाइन, इन लोगों का जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और इक्वल रहेगा। चलो इसको समझते हैं अपन। इसका मतलब ये है कि जितना एडेनाइन डीएनए में प्रेजेंट रहेगा उतना ही क्या प्रेजेंट रहेगा, उतना ही थाइमिन प्रेजेंट रहेगा। और अगर अपन इसका रेशियो निकालते हैं A/T का, अगर अपन रेशियो निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, मतलब एक कांस्टेंट रेशियो आएगा। क्या देखा अपन ने, तो चार ग्राफ रूल एक ऐसा रूल है जिसमें अपन ने पढ़ा है कि एडेनाइन और थाइमिन या फिर साइटोसिन और गुएनाइन, इन लोगों का जो रेशियो आएगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा और कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अगर जितने एडेनाइन प्रेजेंट है डीएनए में उतने ही क्या प्रेजेंट रहेंगे, थाइमिन प्रेजेंट रहेगा। और जब अपन इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से जितने गुएनाइन प्रेजेंट है उतने क्या प्रेजेंट रहेंगे, साइटोसिन प्रेजेंट रहेंगे। और अगर अपन इनका रेशियो निकालते हैं G/C तो ये भी कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा और ये आएगा 1। इसका मतलब जितने प्यूरिन्स है उतने क्या प्रेजेंट रहेंगे, उतने ही पिरिमिडीन्स प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे ये जो सिंबल है ये इक्वल टू का सिंबल है, इसका मतलब ये है कि प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स के बराबर है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड डिनोट नहीं कर रहे। हाइड्रोजन बॉन्ड तो मेरे को क्लियर है कि ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। बट अपन क्या बता रहे, यहाँ पे चार ग्राफ रूल में ये बता रहे कि जितने एडेनाइन इस डीएनए में प्रेजेंट है उतने ही क्या प्रेजेंट है, उतने ही थाइमिन प्रेजेंट है। इसका मतलब इनका रेशियो निकालो तो 1 और ये कांस्टेंट रेशियो। उसी तरीके से गुएनाइन जितने प्रेजेंट रहेंगे उतने साइटोसिन प्रेजेंट रहेंगे, और इन लोगों का अगर अपन रेशियो निकाले तो रेशियो 1 आएगा और ये हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो दो रूल अपन ने यहाँ पे पढ़ लिए, एक है बेस पेयर रूल और एक है चार ग्राफ रूल। तो अब अपन चार ग्राफ रूल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एक क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है if a DNA segment has 1900 total nucleotides out of which 350 are adenine containing
एडिनाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड हाउ मेनी प्यूरिन्स आर देयर इन द डीएनए सेगमेंट। तो क्वेश्चन अपने पास क्या है, अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन ये लिखा है कि टोटल डीएनए जो सेगमेंट है, इस डीएनए सेगमेंट में टोटल न्यूक्लियोटाइड कितनी है 1900। तो अपन सबसे पहले लिख देंगे टोटल न्यूक्लियोटाइड। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड कितनी है, टोटल न्यूक्लियोटाइड हो गई 1900। इसमें से आउट ऑफ विच 350 आर एडिनाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड। इसमें से 1900 में से 350 ऐसे न्यूक्लियोटाइड है जिसमें क्या है, एडिनाइन प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं एडिनाइन कितने हैं, एडिनाइन हो जाएंगे 350। अब जितने एडिनाइन है उतने ही क्या हो जाएंगे, उतने ही थायमीन हो जाएंगे। ये अपन ने पढ़ा था एक रूल से जिसको अपन बोलेंगे 4 ग्राफ्स रूल। 4 ग्राफ रूल से अपन ने पढ़ा था कि जितने ही एडिनाइन है उतने क्या हो जाएंगे, थायमीन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, मेरे पास थायमीन कितना आ गया, मेरे पास थायमीन भी आ गया 350। अब अगर मैं एडिनाइन और थायमीन को प्लस करूं तो देखो, एडिनाइन और थायमीन को अगर मैं प्लस करता हूं तो ये हो जाएगा 350 प्लस 350 जो आ जाएगा 700। तो 1900 न्यूक्लियोटाइड में से 700 ऐसी न्यूक्लियोटाइड है जिसमें क्या प्रेजेंट है, एडिनाइन और थायमीन प्रेजेंट है। अब बची कितनी न्यूक्लियोटाइड, तो अगर मैं बात करूं 1900 माइनस 700 तो अब बची मेरे पास 1200 न्यूक्लियोटाइड। और ये जो 1200 न्यूक्लियोटाइड मेरे पास बची है, ये कैसी 1200 न्यूक्लियोटाइड है, ये है C प्लस G। क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम है जितने C होंगे उतने क्या होंगे, G होंगे। तो अब मैं लिख दूंगा देयरफॉर 1200 न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू C प्लस G। ये कैसे पता चला, ये भी मेरे को पता चला 4 ग्राफ रूल से। 4 ग्राफ रूल से पता चला। देखो इंपॉर्टेंटली यहाँ पे 4 ग्राफ रूल समझ में आना चाहिए। अगर मेरे पास एडिनाइन दिया था तो मेरे को पता है जितने एडिनाइन है उतने क्या होंगे, थायमीन होंगे। तो मेरे पास टोटल कितना है, एडिनाइन प्लस थायमीन, यह है 700। अब बचे कुछ जो न्यूक्लियोटाइड होंगे ये क्या होंगे, साइटोसिन और गुआनाइन होंगे। तो साइटोसिन और गुआनाइन जो होंगे ये भी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे। ये कैसे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे, मेरे को पता है 4 ग्राफ रूल के कारण इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे। तो जो 1200 न्यूक्लियोटाइड सब बचे उनमें C और G प्रेजेंट है, और मेरे को मालूम है C और G जो है उनका अमाउंट इक्वल है। तो मैं यहाँ पे C और G को कंसिडर कर लेता हूँ X। तो ये हो जाएगा X प्लस X इज इक्वल टू 1200। ये हो जाएगा 2X इज इक्वल टू 1200। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 1200 बाई 2 तो X की वैल्यू अपने को आ जाएगी 600। इसका मतलब क्या, X अपन ने किसको कंसिडर किया था, C को और G को। इसका मतलब क्या, मेरे को पता चल गया कि C और G मेरे पास कितना है, 600 है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन को अपन समझते हैं और क्वेश्चन के बारे में ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है फाइंड हाउ मेनी प्यूरिन्स आर देयर इन द डीएनए सेगमेंट। तो अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है प्यूरिन्स के बारे में। और मेरे को मालूम है प्यूरिन्स मतलब क्या, प्यूरिन्स मतलब हो जाएगा एडिनाइन प्लस गुआनाइन। गुआनाइन और एडिनाइन को मिला के ही प्यूरिन बोला जाता है। प्यूरिन में एडिनाइन आता है और क्या आता है, गुआनाइन आता है। तो एडिनाइन मेरे पास कितने हैं, एडिनाइन इनिशियली मेरे पास दिया हुआ है 350। तो ये हो जाएगा 350 प्लस गुआनाइन मेरा कितना है, गुआनाइन आया मेरा 600 और ये हो जाएगा 600। तो मेरा जो टोटल आएगा प्यूरिन का ये आ जाएगा 950। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि मेरे पास जो प्यूरिन्स प्रेजेंट है इस डीएनए सेगमेंट पे वो प्यूरिन्स कितने हैं, वो टोटल प्यूरिन्स है 950 प्यूरिन्स। और इस तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 4 ग्राफ्स रूल से रिलेटेड।